नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित करते हुए पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ये 2 नाम दिए गए हैं। उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल नाम दिया गया है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं रीतिकाल की, तो रीतिकाल के संबंध में और बहुत कुछ जानने से पहले रीतिकाल के नामकरण के संबंध में आज हम अपने इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। रीतिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा कौन कौन से नाम सुझाए गए और इन विभिन्न नामों में क्या क्या आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिसके कारण ये कौन सा नाम स्वीकार्य किया गया। अभी हम देखते हैं। रीतिकाल के लिए सर्वप्रथम नाम जो दिया गया है वह है अलंकृत काल। यह नाम आचार्य रीतिकाल का नाम अलंकृत काल ये मिश्र बंधु के द्वारा दिया गया नाम है। उन्होंने इस नाम को देने के संबंध में कहा, इसके समर्थन में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि इस युग में कविता को अलंकृत करने की परिपाटी अधिक थी, इसलिए ये नाम दिया गया। अलंकृत करने का अभिप्राय है कि कविता का जो बाह्य पक्ष है उसे विभिन्न प्रकार के अलंकारों के माध्यम से सजाने और संवारने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, अतः इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित है। रीतिकाल नाम यह उस काल की रचना पद्धति के आधार पर दिया गया नाम है। रचना पद्धति अर्थात उस युग के लगभग सभी कवि इसी रचना पद्धति का अनुसरण कर रहे थे। मित्रों, यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार शब्द का अभिप्राय समस्त काव्य से था। वहाँ केवल अलंकार का अर्थ रीतिकाल के समतुल्य बाह्य पक्ष को सुंदर बनाने वाले तत्व के रूप में न होकर के समस्त काव्य को अलंकार नाम से अभिहित किया जाता था। लेकिन यहाँ पर रीतिकाल में हम देखते हैं कि अलंकृत करने का जो शब्दार्थ है या जो नामकरण दिया गया है उसका बहुत संकुचित अर्थ यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ अलंकृत का तात्पर्य शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और इन अलंकारों के प्रयोग से काव्य को सुंदर बनाने वाले जो ग्रंथ हैं, उनकी रचना करने वाले, उनकी जानकारी देने वाले जो ग्रंथ थे, उनके लिए ही अलंकृत काल नाम इस काल के विद्वान मिश्र बंधु के द्वारा दिया गया। परंतु अलंकृत काल नाम कहने से बहुत सा साहित्य छूट जाता है। बहुत सा साहित्य इस काल में इस नाम के अंतर्गत समाहित नहीं हो पाया था, इसलिए यह नाम विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य नहीं हुआ। इस नाम पर कई आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिसमें से मुख्य हैं कि अलंकारिक जो वैभव है या कविता को अलंकृत करने की ये प्रवृत्ति है, ये तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रत्येक काल की कविता में हम देखते हैं। कविता को सुंदर बनाने के लिए कवि के द्वारा विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग आज भी हम देखते हैं और आदिकाल में भी हम विभिन्न कवियों के द्वारा देखते थे। तो ये अलंकृत करने की जो प्रवृत्ति है, ये किसी काल विशेष में रही हो ऐसा हम नहीं मान सकते। दूसरा, इस नाम से ये आपत्ति दर्ज कराई गई, इस काल का काव्य मात्र अलंकार को ही महत्व नहीं देता। यदि हम अलंकृत काल ये नाम दे देते हैं तो ऐसा आभास होता है कि इस काल में अन्य जो प्रवृत्तियां थी, अन्य जो काव्यांग थे, उन पर महत्व नहीं दिया गया। जबकि हम देखते हैं कि इस काल में अर्थात रीतिकाल में, जिसका नाम अलंकृत काल मिश्र बंधु के द्वारा दिया गया, इसमें अन्य काव्यांग जैसे कि भाव, अनुभाव, रस, नायिका भेद इत्यादि का भी सूक्ष्म विवेचन यहाँ किया गया है। तो केवल हम अलंकार काल नाम कह देने से अन्य जो काव्यांगों का विवेचन है वह उपेक्षित रह जाता है। तीसरा, इस नामकरण में ये बात कही गई कि कवियों की प्रवृत्ति मात्र अलंकारिक रचना करने की नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सभी कवि केवल अलंकारिक रचना कर रहे थे, अपितु इस काल में कुछ कवि तो ऐसे थे जिन्होंने अति अलंकार का विरोध भी किया, सहज रूप से आने वाले अलंकारों का समर्थन किया। तो इस प्रकार से उनका एकमात्र प्रवृत्ति नहीं थी जिसके कारण हम कह सके कि उन्होंने अलंकारों को ही अधिक महत्व दिया है। चौथा जो कारण है, रीति कवियों ने अलंकार को अपनाया अवश्य, परंतु अलंकार से अधिक बल उनका रस पर रहा। यदि हम रीतिकाल को पढ़ते हैं या रीतिकाल के कवियों की रचनाओं का अवलोकन करते हैं, तो वो चाहे रीतिबद्ध हो, रीति मुक्त हो या रीति सिद्ध कवि, वहाँ पर रस की जो प्रवृत्ति है
रस का जो उपस्थिति है वह हमें कहीं ना कहीं या तो श्रृंगार रस के रूप में या वीर रस के रूप में या छुटपुट किसी और अन्य रस के रूप में भी हमें वह रस की प्रवृत्ति अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। अलंकार से भी ज़्यादा इस काल में रस विवेचन करने की प्रवृत्ति अधिक है। तो मित्रों, अलंकृत काल नाम पर बहुत सारी आपत्तियां रही, जिससे यह नाम अधिक व्यवहृत नहीं हुआ, अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ। आगे चलकर हम देखते हैं कि इस काल के लिए अन्य नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा सुझाया गया, वह था श्रृंगार काल। श्रृंगार एक रस है और जिसे रसराज की उपमा भी प्राप्त है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगारिक प्रवृत्ति को अधिक देखते हुए उन्होंने इस काल का नाम श्रृंगार काल नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस काल में रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ दोनों को ही अगर हम देखें, उनका अवलोकन करें, उनका पठन करें, तो हमें जो प्रधान प्रवृत्ति मिलती है वह प्रधान प्रवृत्ति श्रृंगार की है। तो हम इस काल को नाम श्रृंगार काल नाम दे सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग में श्रृंगार की एक बड़ी प्रवृत्ति है, इसलिए इस कालखंड को श्रृंगार काल नाम से पुकारा जाना चाहिए। प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर उन्होंने ये नाम श्रृंगार काल दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इस काल के लिए रीति काल नाम सुझाया था, वह पूर्णतः तो नहीं लेकिन फिर भी आंशिक रूप से श्रृंगार काल नाम का समर्थन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इसलिए इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी यदि रीति काल के अतिरिक्त किसी अन्य नाम के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हैं तो वह नाम श्रृंगार काल है, और श्रृंगार काल कहने से इस युग की प्रधान प्रवृत्ति भी इसके अंदर समाहित हो जाती है। तो इस नाम के पक्ष में कुछ समर्थन हम देखते हैं कि इसे कुछ न कुछ मान्यता इस नाम को मिली, लेकिन श्रृंगार काल नाम कहने से भी रीति काल का संपूर्ण विवेचन इस नाम के अंतर्गत नहीं समाहित हो सकता। रीति काल में श्रृंगार के अतिरिक्त जो रचनाएं लिखी गई वह किस में शामिल की जाए, इन सब को लेकर रीति काल का श्रृंगार काल नाम भी विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया, और कई आपत्तियां इस संबंध में दर्ज कराई गई इस नामकरण को लेकर के। इसमें सबसे पहले तो ये है कि कवियों का उद्देश्य श्रृंगार रस की रचना करना नहीं था। कवियों की मानसिकता श्रृंगारिकता या विलासितापूर्ण नहीं थी। यदि इस काल के कवियों को हम देखें तो हम देखते हैं कि उनके द्वारा श्रृंगार रस की रचना की गई थी, लेकिन उनका उद्देश्य श्रृंगार रस की रचना करना नहीं था। उनका मूल उद्देश्य क्या था? उनका मूल उद्देश्य था अर्थ की प्राप्ति। अर्थ की प्राप्ति तभी हो सकती थी कि जिस राज दरबार में वह रह रहे हैं उस राजा को प्रसन्न कर सके, उस राजा के अनुकूल, उस राजा को प्रसन्न करने वाली जो कविताएं वह लिख सके, वही कविता उस समय अर्थ प्राप्ति का साधन हो सकती थी। इसी को इंगित करते हुए डॉक्टर महेंद्र कुमार लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक ही हैं, तथापि ये अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए ही लिखी गई है। इनका प्रेरक तत्व कवियों की काम वासना नहीं, अर्थ है जो विलासी आश्रयदाताओं से इस प्रकार के काव्य की रचना करके ही प्राप्त किया जा सकता था। तो मुख्य रूप से वह दरबारी प्रभाव था, अर्थ की प्राप्ति का उनका उद्देश्य था, इसके लिए उन्होंने ऐसे श्रृंगारिक रचनाएं लिखी। अन्यथा कवियों का स्वयं का उद्देश्य या उनके स्वयं की मनोवृत्ति श्रृंगारिक नहीं थी। ऐसा बहुत से विद्वानों ने अपने वक्तव्य से, अपने शोध से इसे सिद्ध किया है। दूसरा कारण इस श्रृंगार काल नामकरण को मानने में ये था कि इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य साहित्य भी लिखा गया, अन्य काव्य भी लिखा गया, जैसे कि नीति काव्य, वीर काव्य, रीति मुक्त काव्य, राज प्रशस्ति परक काव्य। तो यदि हम इस काल को केवल श्रृंगार काल नाम में इंगित करना चाहें तो इस प्रकार के साहित्य को हम कहाँ समाहित कर पाएंगे? नीति काव्य, वीर काव्य, रीति काव्य, रीति मुक्त काव्य और राज प्रशस्ति परक काव्य की संयोजना हम कहाँ करेंगे? और इस नाम के समक्ष एक और आपत्ति दर्ज कराई गई। वह लिखा गया कि श्रृंगार काल नाम से मुख्य प्रवृत्ति का पता चलता है, ये पता लगता है हमें कि श्रृंगारिकता या श्रृंगार रस का वर्णन करना इस युग की प्रधान प्रवृत्ति थी, लेकिन उस युग की काव्य की आत्मा का आभास हमें इस नाम से नहीं होता। काव्य की आत्मा श्रृंगार ही थी, श्रृंगार रस था, इसका आभास हमें नहीं होता, क्योंकि श्रृंगार के अतिरिक्त भी साहित्य की अन्य
प्रवृत्तियों पर भी इस काल में रचना लिखी गई। और फिर अगला कारण है कि श्रृंगार रसराज है, तो श्रृंगार रसराज होने के कारण इस रस से संबंधित या श्रृंगार परक रचनाएं तो साहित्य के प्रत्येक काल में होती है। आदिकाल से लेकर वर्तमान या आधुनिक काल तक हम देखते हैं कि श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं होती रही हैं। तो फिर हम विशेष रूप से किसी एक कालखंड को श्रृंगार काल नाम से कैसे अभिहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रृंगार काल नामकरण को भी उचित मान्यता नहीं मिली। विद्वानों के द्वारा इस पर कई आक्षेप आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिससे श्रृंगार काल नाम स्वीकार्य नहीं हो पाया। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके साथ आंशिक सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर भी ये नाम पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं हो पाया। आगे चलकर हम देखते हैं कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इस काल को कला काल नाम देते हैं। कला काल, जैसा कि मित्रों हमें पता है कि कविता के दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष जो कि कविता के वस्तु वर्णन को महत्व देता है, और कला पक्ष कविता को अभिव्यक्त करने के माध्यमों पर बल देता है। भाषा, अलंकार इत्यादि पर बल देने वाला जो पक्ष है वह कला पक्ष। तो रमाशंकर शुक्ल ने देखा कि इस काल की कविता में वस्तु पक्ष की अपेक्षा उसे अभिव्यक्त करने का जो रूप है वह अधिक कलात्मकता से व्यक्त हुआ है, वह अधिक रुचिपूर्ण रूप से, प्रांजल रूप से व्यक्त हुआ है, और वही अधिक प्रखर रूप से हमारे सामने आता है। वस्तु नियोजन तो अधिकांश कवियों का समान है, लेकिन उसे अभिव्यक्त करने का जो ढंग है, अभिव्यक्ति का जो तरीका है, वह प्रत्येक कवि के द्वारा अलग अलग रूप से व्यक्त किया गया है। वह अलंकारों के माध्यम से, भाषा की सुंदरता के माध्यम से उसे और अधिक सुंदर और कलापूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इसे अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, इस काल की कविता में कवियों की रुचि कलात्मकता की तरफ अधिक थी। इस काल के कवियों की प्रवृत्ति कविता के बहिरंग पक्ष को सजाने में अधिक लगी। बहिरंग पक्ष जो भाव पक्ष है उसे सजाने के लिए उपयोग में आने वाले माध्यम, जैसे कि अलंकार या उसको भाषा इत्यादि। तो इस कारण से इस काल को कला पक्ष को अधिक महत्व देने के कारण, उसे सजाने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण, कलात्मकता की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल इस काल को कला काल नाम देते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस नाम का समर्थन करते हैं और वह कहते हैं, इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है, उचित है ऐसा करना। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती है कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। कवियों ने प्रयास नहीं किया, अनायास ही उसमें कला का प्रांजल रूप, कला का सुंदर रूप, प्रखर रूप हमें इसमें दिखाई देता है। इसलिए इस काल को राम कुमार वर्मा भी कला काल कहने के समर्थन में खड़े होते हैं। परंतु हम देखते हैं कि कला काल नाम कहने से भी एक प्रकार का एकांगीपन, एक प्रकार का ऐसा लगता है कि इसका वस्तु पक्ष, भाव पक्ष कहीं उपेक्षित हो रहा है। तो यह नाम भी आगे चलकर विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य नहीं हुआ, और विद्वानों ने इस नाम के संबंध में भी कई आपत्तियां दर्ज कराई। हम देखते हैं, कला काल और अलंकृत काल नामों में एक जैसा ही भाव है। अंतर केवल इतना है कि कलाकाल नाम अपनी परिधि में काव्य के समस्त कला पक्ष को समेटे हैं, जबकि अलंकार काल नाम कला के एक ही पक्ष से संबंधित है। तो मित्रों, जो आपत्तियां अलंकृत काल नाम कहने से हुई, वही आपत्तियां कला काल कहने से भी हो सकती है। दोनों आपत्तियों में केवल अंतर केवल इतना ही हो सकता है कि अलंकार काल या अलंकृत काल नाम कला के एक पक्ष का समर्थन करता है, और कला काल कहने से कला पक्ष के सभी बिंदुओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। लेकिन वस्तु पक्ष या भाव पक्ष तो दोनों ही नामों में उपेक्षित ही रहा, इसलिए कला काल नाम स्वीकार्य नहीं है। इस नामकरण से भाव पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा हो जाती है। ऐसा आभास होता है कि इस काल के कवियों का ध्यान भाव पक्ष की तरफ नहीं रहा, और ऐसा इस काल के जो समर्थक विचारक है वह ऐसा नहीं मानते हैं कि इस काल में भाव पक्ष बिल्कुल ही उपेक्षित था, या बिल्कुल भी भाव पक्ष की तरफ कवियों का ध्यान नहीं रहा। तो ये कला काल नाम भी विद्वानों के द्वारा आगे चलकर स्वीकार्य नहीं हुआ। आगे देखते हैं, इस नाम के अतिरिक्त रीतिकाल के लिए हम देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। इन्होंने बहुत सोच समझकर इस काल के लिए शास्त्रीय मुक्तक काव्य नाम प्रेषित किया। उन्होंने इस नाम के समर्थन करते हुए कहा कि वस्तुतः इन कवियों ने रीति,
या काव्य रीति का प्रतिपादन कम किया है। विभिन्न क्षेत्रों के शास्त्रीय तत्वों का उपयोग अपनी विषय वस्तु के संयोजन, विस्तार, क्रम निर्धारण आदि में अधिक किया है। अतः इस परंपरा के लिए रीति की अपेक्षा शास्त्रीय विशेषण अधिक व्यापक, अनुकूल एवं संगत सिद्ध होगा। इसमें न केवल इनके काव्य रीति के प्रतिपादन की अपितु अन्य सभी शास्त्रों से वस्तु चयन की प्रवृत्ति, जो कि इनकी प्रधान प्रवृत्ति है, का भी बोध सम्यक रूप से होता है। अतः हम इसे शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा की संज्ञा देना अधिक उचित समझते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि रीति या काव्य रीति का प्रतिपादन करना इस काल की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है। यदि हम इस काल के साहित्य का, कविताओं का अध्ययन करें तो कवियों ने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अनुसरण किया है। उन्होंने काम शास्त्र का अनुसरण किया है, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अनुसरण किया है, काव्य शास्त्र का अनुसरण किया है, और भी जो समाज में प्रचलित शास्त्र हैं उनका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है और मुख्य रूप से मुक्तक रचना लिखी है। तो काव्य रीति या रीति का प्रतिपादन करने की अपेक्षा ये जो शास्त्रीयता है, शास्त्रों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति है, वह इनमें अधिक है। तो यदि हम इस काल को कोई उचित नाम देना चाहते हैं तो रीति काल नाम से भी अधिक समीचीन नाम गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा का काव्य कहना अधिक समीचीन है, अधिक उचित समझते हैं। गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा बहुत सोच समझकर विचार करके ये नाम दिया गया कि इस काल का साहित्य विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अनुसरण करता है, इसलिए इसे शास्त्रीय मुक्तक काव्य नाम दिया जा सकता है। परंतु इस नाम के संबंध में भी कई आपत्तियां हुई, जैसे कि यदि हम इस काल को शास्त्रीय मुक्तक काव्य नाम देते हैं तो इसमें शास्त्रीयता से इतर कुछ काव्य तो ऐसा था कि जो शास्त्रीयता के अंतर्गत नहीं आ सकता, वह किसी शास्त्र के अनुकूल या किसी शास्त्र के आधार पर नहीं लिखा गया। जैसे कि राज प्रशस्ति परक काव्य है, उसे कौन से शास्त्रीयता के आधार पर हम उसकी समर्थन करेंगे। तो इस प्रकार से शास्त्रीयता से इतर जो काव्य था वो पूर्ण रूप से उपेक्षित हो जाता है, उस साहित्य को हम इस नाम के अंतर्गत समाहित नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो इसका कारण था, कलात्मक काव्य की उपेक्षा हो जाती है। यदि हम कहते हैं कि शास्त्रीय मुक्तक काव्य था तो फिर इसकी जो कलात्मकता है, रीति काल का विशेष रूप से जो विशेषता या प्रवृत्ति बताई जाती है कि यह काव्य कलात्मकता की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कलात्मकता की दृष्टि से रीति काल को बहुत उत्कृष्ट काव्य मानते हैं, लेकिन जब हम इसे शास्त्रीय मुक्तक काव्य कह देते हैं तो इसकी जो कलात्मकता या जो इसकी कलात्मक विशेषता या जो प्रवृत्ति है वह उपेक्षित हो जाती है। तो इसलिए इस नाम में कुछ आपत्तियां हैं। अगली आपत्ति, यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है। इस नाम से हमें कैसी साहित्यिक प्रवृत्ति का ज्ञान होता हो, पता चलता हो कि इस काल में मुख्य रूप से यह साहित्यिक प्रवृत्ति रही, तो ये नाम, इस नाम से उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति का हमें आभास नहीं हो पाता। तो मित्रों, शास्त्रीय मुक्तक काव्य नामकरण पर भी विद्वानों के द्वारा आपत्तियां रखी गई, जिससे ये नाम भी अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाया। और मुख्य रूप से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नाम है रीति काव्य, आगे चलकर अधिकांश रूप से और आज तो लगभग सर्वमान्य रूप से रीति काल नाम ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वही नाम मान्य है। रीति काल नाम मान्य है, इस संबंध में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि रीति का नाम दिया गया तो इसमें रीति शब्द का क्या अभिप्राय है। आचार्य वामन के द्वारा संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय की स्थापना की गई। आचार्य वामन ने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति है, और ये विशिष्ट पद रचना अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। रीति आत्मा काव्यश, अर्थात ये जो विशिष्ट पद रचना है ये रीति है और ये रीति काव्य की आत्मा है। वह ये मानकर चलते हैं कि पदों का विशिष्ट संयोजन होने से वही काव्य की आत्मा है। यदि पदों का विशिष्ट संयोजन न हो तो आत्मा को क्षति पहुंचती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि रीति काल में रीति शब्द का अभिप्राय आचार्य वामन के द्वारा जो निर्दिष्ट किया गया, ये बताया गया, वही नहीं है। यहाँ रीति एक विशेष पथ का, एक विशेष पद्धति का, परिपाटी का सूचक है।
रीतिकाल नाम में रीति शब्द एक विशेष प्रकार की परिपाटी का सूचक है। कौन सी परिपाटी? जो इस काल के अधिकांश कवियों ने अनुसरण की। वही प्रवृत्ति, वही परिपाटी हमें इस काल के कवियों में दिखाई देती है। यह नाम इस युग के कवियों की रीति निरूपण की प्रवृत्ति को सूचित करता है और यह प्रवृत्ति इस युग के कवियों की प्रधान प्रवृत्ति है। चाहे हम अन्य नामों को इसमें समाहित करें, कला काल को भी हम इसमें समाहित कर सकते हैं, हम इसमें श्रृंगार काल को भी समाहित कर सकते हैं, या शास्त्रीय मुक्त काव्य को भी हम इसमें समाहित कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रीति निरूपण की एक विशेष प्रवृत्ति है जो इस काल में हमें दृष्टिगोचर होती है। विशेष प्रकार की एक रीति है जो इस काल में हमें दृष्टिगोचर होती है। ये इस कवियों की प्रधान प्रवृत्ति थी और यह प्रवृत्ति केवल रीतिबद्ध में ही हमें दिखाई नहीं देती। ये परिपाटी रीति सिद्ध कवियों में और रीति मुक्त कवियों में भी यह परिपाटी हमें दिखाई देती है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द का प्रयोग किया गया है और हिंदी में रीति शब्द आचार्य वामन के रीति शब्द से भिन्न रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि हमने अभी बताया कि आचार्य वामन के द्वारा विशिष्ट पद रचना को रीति कहा गया, लेकिन रीति काल में रीति शब्द का अभिप्राय विशिष्ट पद रचना न होकर के विशेष प्रकार की काव्य परंपरा, काव्य परिपाटी, काव्य पद का सूचक शब्द बन गया। इस बात को हम कुछ कवियों के कविताओं के अंश से समझ सकते हैं कि जैसे कि रीति काल के समय रीति से तात्पर्य था काव्य रचना की पद्धति और उनका निर्देशक शास्त्र। काव्य रचना की कौन सी पद्धति है और उन्हें कैसे लिखा जाए, इसका निर्देश करने वाला जो शास्त्र है वह रीति था, उससे अभिप्राय था रीति से। जैसे आचार्य भिखारी दास कहते हैं, काव्य की रीति सीखी सुकविंसो। यहाँ रीति शब्द का अभिप्राय है काव्य करने की जो परिपाटी है, जो परंपरा है, जो तरीका है, वह मैंने सुकवियों से सीखा। तो यहाँ आचार्य भिखारी दास आचार्य वामन के रीति शब्द का अनुसरण न करते हुए रीति शब्द का प्रयोग काव्य की एक विशेष रचना पद्धति के लिए करते हैं। इसी प्रकार से आचार्य चिंतामणि भी यही कहते हैं, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। यहाँ पर भी हम रीति शब्द को देख सकते हैं कि रीति काव्य रचना का, काव्य कविता लिखने का एक निर्देशक शास्त्र है, एक निर्देशक तरीका है जो इस काल के समस्त कवियों ने या अधिकांश कवियों ने इस पद्धति को, इस परंपरा को अपनाया। रीति नाम के समर्थन में हम कुछ तर्क दे सकते हैं कि जैसे कि रीति शब्द कहने से इस काल का कोई भी साहित्य छूट नहीं पाता है। हम ये नहीं कह सकते कि रीति शब्द में अव्याप्ति या अतिव्याप्ति नामक दोष है। यह नाम दोनों ही नामों से, दोनों ही प्रकार के आक्षेपों से, दोषों से मुक्त है। ऐसा जब हम रीति का नामकरण कहते हैं तो इस काल में लिखी गया नीति काव्य, वीर काव्य, राज प्रशस्ति परक काव्य और रीति से मुक्त काव्य, श्रृंगार काव्य, श्रृंगारेतक काव्य सभी इस नाम में समाहित हो सकता है, क्योंकि रीति शब्द का अभिप्राय यही है कि काव्य रचना करने की एक विशेष पद्धति। ये विशेष पद्धति हमें वीर रस के कवियों में भी मिलती है, श्रृंगार रस के कवियों में भी मिलती है और रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों में भी मिलती है। रीतिकाल नाम के समर्थन में एक बात यह और महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल नामकरण करने के पश्चात रीतिकाल को 3 मुख्य धाराओं में बांट दिया गया, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो इन तीनों नामों में विभाजित करने से रीतिबद्ध कवि वह कहलाए जो कि रीति की परंपरा का पूर्णतः अनुसरण करते, अर्थात जिन्होंने काव्य रचना के लक्षण भी लिखे और उसके उदाहरण दिए। तो इस प्रकार वह आचार्य और कवि दोनों पदों पर प्रतिष्ठित होकर काव्य रचना कर रहे थे। रीति सिद्ध कवि वह थे जिन्होंने रीति काव्य रचना की पद्धति के लक्षण नहीं दिए, लेकिन उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए अपनी कविता के माध्यम से, ये रीति सिद्ध कवि कहलाए। और रीति मुक्त कवि जिन्होंने न काव्य रचना का निर्देशक जो शास्त्र है वह भी नहीं लिखा और उसके अनुसार उदाहरण भी नहीं लिखे, लेकिन फिर भी उनकी जो कविता है उसकी कविता में भी इस काल की जो प्रवृत्ति थी, इस काल की जो परिपाटी थी, वह प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप से उनकी कविता में दृष्टिगोचर होती है। अतः रीतिकाल नाम को बहुत सारे विद्वानों ने अपना समर्थन प्रदान किया और आज सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 है, उसे रीतिकाल नाम से ही अभिहित किया जाता है और आज ये नाम अधिकांशतः सर्वमान्य